आप कभी कभी सुनते होंगे कि एक वर्ड आता है नीली हरी शैवाल, इसको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नीली हरी शैवाल ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म है। वैसे अगर आप एल्गी शब्द सुनोगे, एल्गी यानी कि शैवाल, तो ये शैवाल इसमें आएगी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आएगी। आपने लाल सागर का नाम सुना है कभी ना? लाल सागर को लाल सागर क्यों बोलते हैं जानते हैं? मतलब कुछ ऐसा है ना। बिल्कुल सही। पहली बात तो लाल सागर का रंग लाल है, इसलिए उसको लाल बोला था। लेकिन उसका ये लाल रंग किसकी वजह से है? तो लाल रंग दरअसल एक नीली हरी शैवाल की वजह से है। दरअसल नाम इसका नीली हरी शैवाल पड़ा है, लेकिन ये कई रंगों की होती है। और वो जो लाल रंग मैं बता रहा हूँ वो एक शैवाल की इस मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी की एक स्पेशीज है जिसका नाम है ट्राइकोडिस्टियम इरिथ्रियम। ये एक, इनके नाम ऐसे होते, बोटेनिकल नाम आप जानते होंगे, है ना? आलू है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, गन्ना है, सैक्रम ऑफिसिनेरम है ना, पाइसम सटाइवम है। ये जो दो नाम बोलता हूं मैं ऐसे करके, मानव मानव का जूलॉजिकल नेम होमोसैपियंस। आप देखते हो ध्यान से समझो। आप एक बोलते हो होमो, एक वर्ड आता है होमो, एक है सैपियंस। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। कभी कभी आपको हम तीन नाम भी दिखाएंगे, तीन लिखे हुए नाम, बट ट्राइनोमियल हो जाता है, रेयर केस होते हैं वैसे। लेकिन सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी है? ये वाली। पौधों के नाम आप देखोगे, जंतुओं के नाम देखोगे आप, बाइनोमियल। बोलो। राना टेगना है, हाँ राना टेगना है। ऐसे सबके मिलेंगे, नाजा बंगारा सांप के मिलते हैं, नाजा नाजा है, कोबरा का है। कहने का मतलब ये जो हम जो दो नाम सुनते हैं, ये नाम क्या होते हैं? इनके कुल और इनकी जो स्पीसीज है, जाति, जीनस और स्पीसीज को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम को भी रिप्रेजेंट करता है। जिस साइंटिस्ट ने खोजा वो अपने लगा लेते हैं आगे पीछे नाम। मेन बात समझो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसको देने वाले जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, कार्ल वाल लीनियस। जितना बढ़िया वर्गीकरण दिया है इन्होंने, चाहे पौधों का हो चाहे जंतुओं का हो, सबसे सिस्टमेटिक उन्होंने दिया, इसलिए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल वाल लीनियस। और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। तो मेन क्या है कि कुल जो है जीनस, और उसमें स्पीसीज बहुत सारी। अब जैसे सांप तो एक पूरा कुल हो गया, उसमें बहुत से सांप है, दुनिया भर के सांप है, करायत है, और हाँ कोबरा है, अजगर है ना? ये तो, लेकिन एक खानदान है वो है सांप का, उसमें दुनिया भर की। अब आलू है, लाल आलू, चिप्सोना आलू, बिना शुगर फ्री आलू, अब पहाड़ी आलू, राजस्थानी आलू, आलू सारे हैं। सोलेनम जो सोलेनम है वो सेम है। अब कोई ट्यूबरोसम है, ठीक है, कोई शुगर फ्री है, तो उसमें जिस कंटेंट की जो वैरायटी होती उसको बाद में ऐड कर दिया जाता, जीनस सेम रहेगा। इस तरीके से नाम रखे जाते। ऐसे ही इनका भी नाम रखा गया है। देखिए आप, दो है, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक। तो ये क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन सबके सब क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। रंग, और रंग में कैसे है? लाल।
तो पूरा सागर ही क्या दिखाई देता, लाल सागर दिखता है, जबकि वो सिर्फ इनकी उपस्थिति। अब तालाब में देख लो जाकर के जलकुंभी, आपको क्या हरा तालाब देखा मैंने, तालाब में तुमने हरा देखा, वो जलकुंभी इतनी ज्यादा लगी है उसके अंदर। जलकुंभी हटा दो, वो एल्गी है, वो एल्गी है, वो प्लांट में आते हैं। घरों में नल के आसपास काई जमा है, वो एल्गी है, वो प्लांट में, वो पौधों में सबसे प्रारंभिक पौधे हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट में आते हैं। ठीक, बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में फिर देखा गया, इनमें सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या मिलता है कि इनमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस है ना, पूर्ण विकसित केंद्रक, एक तो ये मिलेगा। दूसरा दूसरा सारे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेलिज मौजूदा है इसके अंदर, सब जितने नाम ले लो इसके अंदर, बोलो क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब मौजूद। इनमें सिर्फ एक, और वो भी उसका एक प्रकार 70s, इनमें 70s भी मिलता है, ये राइबोसोम के टाइप होते हैं, एक 70s भी मिलता है, 80s भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब कोई कहे कि इनमें कौन कौन आएगा, तो इनको फिर बांटा गया फर्दर दो पार्ट में, बहुत सिंपल। एक को हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये इनका डिवीजन है। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों ही विकसित होती हैं एनिमल सेल। इतना आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते फटाफट। कुछ खास नहीं हुई। बस बस उसके बाद ये इसलिए मैंने लिखवा दिया कि आप समझ पाओ हम किसकी बात कर रहे हैं, जबकि ये पूरा चैप्टर अलग है, लेकिन मैं जोड़ता चलता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक बात बिल्कुल क्लियर रहे आपको, कोई चीज ऐसी ना हो कि कहीं से कोई टर्म लिख दिया, मतलब उसका पता नहीं वो लिखा हुआ है। रटने की चीज नहीं है साइंस। हम एक भी बात करेंगे आपको पहुंचाएंगे वहां पे कि वो है क्या एक्चुअली, हम बात कर किसकी रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताए थे अभी तक, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है, यानी पोषण प्राप्त करने के आधार पर जो जीव है, वो आपने होलोजोइक में पाया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर। फिर आपने पैरासाइट, ये दूसरा प्रकार हुआ, जो दूसरों पे रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। जो ये डिकम्पोजर्स है, ये मृत जीव है, ये किस पे अटैक नहीं करते हैं, जो जीवित है उस पर अटैक नहीं करेंगे, मृत पड़ी है शरीर। अब हम लोग देखते कई बार, अगर आपने देखा कोई गलियों में अगर कोई चूहा मर गया है और वो मान लो डांट वहां से हटाया जाए, तो कुछ दिनों बाद देखोगे वो सड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे वो डिप्लीट हो जाता है, गायब हो जाता है, जबकि उसको किसी ने आकर के नहीं मतलब हटाया है। तो वो अपने आप डिप्लीट यानी गायब कैसे हुआ? दरअसल उस पर वायु में मौजूद जो जीवाणु थे उन्होंने अटैक किया, उसका शरीर चूंकि प्रोटीन का बना है, मांस प्रोटीन का बना होता है, उन्होंने प्रोटीन को तोड़ तोड़ के ऊर्जा प्राप्त की और उसको डिकम्पोज कर दिया। इसलिए बोलते हैं, कहते बॉडी उनकी डिकम्पोज हो गई। हाँ, बिल्कुल सेम बॉटलिज्म जो फंगस है, वो वही बॉटलिज्म लेकर के आती है, इसीलिए फूड पॉइजनिंग होती है। जब अगर कोई गलती से, जैसे खराब कहते हैं ना, बासा खाना, बासा खाना तो तक तो ठीक है, लेकिन कैसा बासा खाना? जो स्टेल फूड है लेकिन वो खराब हो गया है। अब ये खराब किसने किया? ये फंगस ने किया, बैक्टीरिया करते हैं। ये जो इसमें लिया तो कल इसमें आ रही है, अब इसमें अब इसको ना खाओ, वो इसलिए आ रहा है इसमें, रीजन ये कि रोटी रखी थी, रोटी में है कार्बोहाइड्रेट, ये तुरंत वायुमंडल में एयर में तो है ही, ज्यादा ताजा रहता है तब तक ये उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा पुराना होता है, टेम्परेचर उसका डाउन होता है और एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है जिस पर वो खा सकते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं खाना। उनको ऑप्टिमम चाहिए, इसीलिए फ्रिज में रखी रहती है। देखो वही बासा खाना कई दिन तक चल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये अटैक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दूध वगैरह देखो फ्रीजर में रखा रहता है, कई दिन तक रखा रहता है। लेकिन वहां भी है एक स्थिति, वहां पर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया बहुत लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो बहुत दिन अगर रखे रहते तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप होते हैं, एयर में ही है, जो अपने आप को बहुत लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो खराब कर देते हैं ज्यादा दिन अगर हो जाए। तो भोजन को सड़ाने का काम याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया और फंगस का होता है। इसीलिए ब्रेड खुली पड़ी रहती है, फफूंद लग जाती है। खाना आप रख दो बाहर आज के टाइम में, ये सबसे बढ़िया सीजन है उनके लिए, बरसात का सीजन या जब थोड़ी गर्मी चढ़ रही हो तब का। ठीक, तो और अगर ये ऐसे ही भोजन को हम कर लेते हैं तो ये शरीर में जाएंगे तो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने जो मेन इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स पे। अगला पॉइंट डालिएगा, पोषक तत्व। हेडिंग डालिएगा पोषक तत्व। लिखवाया था मैंने, देखिए जरा। भोजन के रूप में पदार्थों को लिया जाता है। हाँ ठीक है, कितने प्रकार लिखवाए थे उसमें? ठीक, ये सब लिखवाए थे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 डालिएगा हेडिंग पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 डालिएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी लिखवा दिया था। इसके ये सब इसके टाइप लिखवा दिए, मोनोसैकेराइड रिलेटेड हुआ। हाँ लिखिए, बस डेट डालिए। हाँ डाल दीजिए हेडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? मोनोसैकेराइड्स। इसमें लिखना ये 3 कार्बन से लेकर 8 कार्बन वाले यौगिक होते हैं। मतलब इनके जो आप नाम लोगे ना, जब कोई जैसे ग्लूकोज का ही नाम ले लो तो देखो C6 है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या बोलते हो? डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, क्या बोलते हो? डीएनए को क्या बोलते हो? डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो राइबोज शुगर आया ना, इसमें जो आपने बोला ना राइबोज शुगर,
राइबोज शुगर। शुगर शब्द आप बोलोगे इसका मतलब आप कहां पहुंच गए, कार्बोहाइड्रेट में। और इसमें जो शुगर होती है वो 5 कार्बन वाली होती है। तो इनके उत्पाद जो होंगे वो 3 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक के होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते हैं इनके। इनका सबसे प्रचलित बहुत फेमस कौन सा है, ग्लूकोज। एक और है फ्रक्टोज, ठीक है ना, एक और है इसका गैलेक्टोज, ठीक। तो इनके ये सब 6 कार्बन वाले हैं। ट्रायोजेस भी होते हैं, टेट्राओजेस भी होते हैं, पेंटोजेस भी होते हैं, हेक्सोजेस भी है, हेप्टोजेस भी है, ऑक्टोजेस भी है, बस 8 तक है। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये 3 कार्बन से लेकर के 8 कार्बन वाले यौगिक होते हैं, ठीक। यौगिक मैंने बताया था कि यौगिक किसको कहते हैं, कोई भी, हाँ याद रखना, कोई भी पदार्थ जिसमें उपस्थित उसके एक अणु में जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे आपने कहा पानी का यह एक अणु है, तो इस पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व मौजूद हैं, लेकिन दोनों तत्वों की पानी के एक अणु में इनके परमाणुओं की संख्या निश्चित रहेगी। पानी के एक अणु में सदैव 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन। जब भी कभी उत्पाद होगा, मिश्रण में कुछ भी निश्चित नहीं होता, मिश्रण में निश्चित थोड़ा होता है। तुम शरबत बनाने चलते हो तो मिश्रण है वो, तो है ना। कभी कभी हम लोग दाल चावल खिचड़ी बनाते, खिचड़ी में दाल और चावल, उसमें रेशियो फिक्स नहीं रहता है, आप जानते हो। ऐसे एक कितने लोग, 4 लोग, 1 2 3 4, क्या हमारा और जरा बढ़ा लेना, भूख ज्यादा लगी तो कहने और 1 और मुट्ठी बढ़ा दो। क्या हम दाल कम खाते हैं भाई, उसमें खिचड़ी में अच्छा है, वैसे तो हम 2 डालते इतने में, लेकिन 1 ही मुट्ठी डाल दी जाए। तो ये जो मिश्रण हुआ, मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, समानता समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है। ये प्रश्न आएगा, मिश्रण, एक शब्द है समांगी, एक विषमांगी। कोई अगर उदाहरण पूछ दे आपसे कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो सकता है, बालू रेत, ठीक है। या तुम मिट्टी को पानी में घोल दो, भाई आपने पानी लिया ग्लास में, इसमें मिट्टी डाल दी और चला दो, इसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आप देखो मिट्टी यहां बैठ जाती है। इस मिश्रण में यहां पर अगर हम एक चम्मच ले लें, एक चम्मच ऐसे, तो इसमें पानी की मात्रा और मिट्टी की मात्रा अलग अलग होगी। अच्छा, हमने एक लिया इसे पानी ऊपर से, यहाँ चम्मच से ले लिया, यहां से लिया, इसमें मिट्टी कम मिलेगी, पानी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि इस मिश्रण के प्रत्येक भाग में विलेय और विलायक का जो अनुपात है वो समान नहीं है, तो ये विषमांगी है। लेकिन समांगी का उदाहरण क्या हो सकता है, बढ़िया, शरबत, बिल्कुल सही। 1 गिलास पानी लिया हमने, उसमें 1 चम्मच ही आप शक्कर घोल दीजिए, पूरी घोल दो। अब आप चाहे ऊपर से ले लो 1 चम्मच पानी, उसमें जो रेशियो मिलेगा शक्कर का, वो बिल्कुल नीचे से ले लो आप, उसमें भी सेम मिलेगा। जब मिश्रण के प्रत्येक भाग में विलेय और विलायक दोनों का अनुपात समान मिलता है तो समांगी, होमोजीनस, और ना समान हो तो विषमांगी, हेट्रोजीनस। बहुत सिंपल उदाहरण, और इससे ज्यादा टिपिकल कुछ करना ही नहीं है। जो घुल जाए किसी में वो विलेय, जो किसी को अपने में घोल ले वो विलायक, और दोनों से मिलकर के बन गया विलयन, बस। तो बेटा विलयन ये भी है, विलयन वो भी है, लेकिन वो समांगी, ये विषमांगी और ये समांगी, बस फर्क इतना है। आपको आसपास चीजें ऐसे मिलेंगी, है कि नहीं, ये मतलब है मेरा कहने का। तो मगर तो मोनोसैकेराइड में ये 3 से लेकर 8। अब सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट और लिखना इसमें, ये जीव के
ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। These are the primary source of energy for organism। एक बात। दूसरा, कोई कहे उदाहरण दे दो, उदाहरण में आप लिखोगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सारे। आप नंबर 2 पे बेटा लिखना, नंबर 2 डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स, पहला पॉइंट इनमें है, ये 2 मोनो सैकराइड्स के अणुओं के मिलने से बनते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। They also provide energy। ठीक है, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात याद रखना, ये सदैव 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे तो ही इनका निर्माण होगा। उदाहरण नोट कर लो, पहले उदाहरण लिखवा देता हूं मैं। उदाहरण लिख लेना, उदाहरण। सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो बना है आपका, इसमें एक अणु तो ग्लूकोज का है और एक अणु होता है इसमें फ्रक्टोज का। लेकिन ये मौजूद किसमें है? ये गन्ने में मौजूद है, गन्ने की शर्करा। ये चीनी होती है, ये सुक्रोज है। लेकिन सुक्रोज में क्या है? 2 चीजें हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और कोई जीव जंतु हो, उसको एनर्जी फाइनली मिलेगी अगर कोई भी शर्करा ले लो, लेकिन एनर्जी वो ग्लूकोज से ही लेगा। ये मैंने आपको बताया था। अब अगर घर में आपके ग्लूकोज है और मान लो किसी को चक्कर आ गया, वीकनेस लग रही, तो ग्लूकोज अगर डायरेक्ट ग्लूकान डी, तो वो ये प्योर ये है, वो ग्लूकान डी। लेकिन नहीं है तो आप ये दे सकते हो शक्कर। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये टूट जाती है पेट में जाकर के, टूटेगी और थोड़ी देर बाद ये वही बन जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा नमक शक्कर का घोल देते हैं अगर बीपी लो हो। फाइनली 2 चीजें देनी है, एक तो साल्ट देना है हमको और ये देना है। ये टूट जाता है तो मिल जाती है। लेकिन अगर घर में आपके ग्लूकोज है और लो बीपी हो, तो बस ग्लूकोज में जरा सा नमक डाल करके दे दीजिए आप, वो तो और इंस्टेंट वर्क करेगा, तुरंत रिलीफ मिलेगी। क्योंकि याद रखिएगा, चाहे जैसी आप शर्करा दें, एनर्जी के लिए बॉडी अगर कुछ यूज करेगी, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए आप देखते होंगे जब पेशेंट जाते हैं तो और दुनिया को कुछ नहीं दे सकते, उनको सिर्फ लिक्विड ग्लूकोज ही दिया जाता है और कोई तरीका नहीं है जी। हम मतलब एनर्जी ले पाएंगे तो ले पाएंगे, हाँ स्रोत बहुत हैं। आप मीठे फल खाते हो, आप चावल, आटा, गेहूं, ये जो कुछ भी खाते हो, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब तक वो टूट टाट के इसमें ना मिल जाए, कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक एनर्जी ना मिल पाएगी आपको। इसीलिए राइस गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, आटा गुड सोर्स ऑफ, मक्के में सबसे ज्यादा होती है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कब? जब वो प्रोसेस होगा, मतलब डाइजेस्ट बढ़िया हो। खा तो रहे हैं, डाइजेशन नहीं है, एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। यानी डाइजेशन का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है वो टूटे और टूट करके फाइनली इसमें कन्वर्जन हो, लेकिन ये प्रक्रिया बॉडी के अंदर होगी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है वीक। घर में देखो अक्सर कहते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या घर में बच्चों को देखिए दुबले पतले सिरकटिया जैसे घूमते, और उनसे पूछा था कि क्या खिलाते हो घर में, जैसे बड़े बुजुर्ग पूछते थे क्या खिलाते हो इसको, दुबला पतला रहता है। तो अक्सर जो माताएं होती होती, अरे क्या बताएं, हम तो इसको दिन भर बहुत से खिलाते हैं। आप तो खिलाते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका स्ट्रांग नहीं है। मीन्स जो खाता है वो अपने मुख्य उत्पादों में टूटता ही नहीं है। इसीलिए देखो ना, अक्सर जब किसी का इंडाइजेशन होता है, पेट खराब है या गड़बड़ है, ये पेट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या लेते हैं उसके साथ में, ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि उसका डाइजेशन अच्छा हो। डाइजेशन अच्छा का मतलब सिर्फ ये है, जो वो खाए मूल पदार्थ वो इंडेड इनमें टूटे। कार्बोहाइड्रेट ले तो ग्लूकोज में टूट जाए, प्रोटीन अगर ले अमीनो एसिड में टूट जाए, फैट अगर ले तो फैटी एसिड में टूट जाए, क्योंकि यूज फैटी एसिड होगा, अमीनो एसिड होगा और ग्लूकोज होगा। आप चाहे जितना घी तेल खाइए, लेकिन अगर वो टूट नहीं रहा तो शरीर को उल्टा नुकसान करेगा। और वही जब टूटता है, मतलब वो मेन घी टूट के अमीनो एसिड, वो फैटी एसिड में टूटता है, तो आपको एनर्जी देता है। इसलिए घी वगैरह वही लोग लेते हैं जो उसको तोड़ सकते हैं, यानी फिजिकल वर्क भी खूब करते हैं, हैवी। बैठे वाले की तो उनके तो शरीर में ये भी चढ़ जाएगा, ये भी डिपॉजिट होता है, लीवर इसको स्टोर करता है। ऐसे ही एक इसका बढ़िया और उदाहरण है, जैसे कि हम बोलते हैं माल्टोज। माल्टोज जो है आपको मिलेगा जर्मिनेटेड सीड में, अंकुरित अगर बीज हो, हाँ उनमें बढ़िया मिलता है। और सुन लो इसकी खासियत क्या है, ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसका जो फॉर्मेशन, इसका एक मॉलिक्यूल बना है, दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही है। अंकुरित चनों में एक अंकुरित जो जितने स्प्राउट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, इनमें एक सबसे अच्छी खासियत और है, इनमें एक तो जब जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम पे इनमें एक तो विटामिन ई का फॉर्मेशन होता है। और विटामिन ई की मैं अगर बात करूं तो ये एक ऐसा विटामिन है जो एक तो एंटी एजिंग है, मतलब एज को जल्दी नहीं आने देता है। दूसरा, ये जो बालों की जो जड़ें होती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तीसरा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाला, दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही हैं। और इसीलिए अब तो पता नहीं कितने लोग ये सब करते हैं, जो लोग अक्सर रनिंग वगैरह करते हैं वो स्प्राउट जरूर खाएंगे, क्योंकि वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और क्योंकि आप स्प्राउट्स ले रहे हैं, ये तो है ही है, शर्करा तो इसमें बन रही, लेकिन दे आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप स्प्राउट्स में क्या लोगे भाई, चना, चना रखोगे, चना, अच्छा चलो बहुत से लोग दालें रखेंगे तो प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर गेहूं भी लोग रखते हैं, गेहूं भी जर्मिनेटेड करते हैं, सीड मतलब उसमें अंकुरित करते हैं, तो उनके अंदर आपको मिलेगा स्टार्च, मंड। आटा जो है वो प्योर फॉर्म है स्टार्च का, और स्टार्च क्या है वो भी आप आगे जानो क्यों स्टार्च में इतनी ताकत होती है। स्टार्च में ताकत होने का रीजन है, या चावल ही क्यों इतना ज्यादा ताकतवर होता है, समझिएगा। जैसे कोस्टल एरिया देखिए, कोस्टल एरिया, भारत का कोस्टल एरिया देखिए पूरा, यहाँ आलू आलू पैदा नहीं होता है, दो ही चीजें मच्छी और चावल है। आप सोच ले 6000 से ऊपर की तो बाउंड्री है हमारी कोस्टल एरिया की, मतलब
टोटल बाउंड्री देख रहे तो कोस्टल एरिया की काफी लंबी बाउंड्री है। अब आप सोचिए एक ही प्रकार का भोजन खा के ताकत पैदा करते हैं, क्यों? रीजन है, पहले माल्टोज हो गया। माल्टोज किसमें? अनाजों में, अनाज वाली शर्करा। क्वेश्चन आया है, विच शुगर इज नोन एज स्प्राउट शुगर। स्प्राउट्स में अनाजों वाली यही है, ग्रेन्स वाली यही है। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सुना है, लैक्टोज। लैक्टोज में दो चीजें, एक तो ग्लूकोज है और प्लस इसमें जो है गैलेक्टोज है। और ये दुग्ध शर्करा है। ये क्या है? दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा यानी मिल्क में जो मिठास होती है वो इसी लैक्टोज की वजह से होती है। और इसकी परसेंटेज जो ह्यूमन मदर्स होती हैं उनके मिल्क में सर्वाधिक होती है। वनस्पत दुनिया के जो और एनिमल है उनकी माताओं में जो परसेंटेज होगी इस लैक्टोज की, उनके कंपैरिजन में ह्यूमंस में जो मदर होती हैं उनमें सबसे अच्छी परसेंटेज, सबसे मैक्सिमम परसेंटेज पाई जाती है। तो मिल्क शुगर लैक्टोज, केन शुगर सुक्रोज, ग्रेन शुगर माल्टोज। ये तीन नाम नहीं भूलना है। और फिर नंबर तीसरा आता है, नंबर तीन पे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। अब ये लिखिएगा इसका, पॉलीसैकेराइड्स नंबर तीसरा है ये। नाम ही देखिए क्या लिखा है, पॉली वर्ड कहीं पर भी आता है तो मेनी, मोनो सिंगल, डाई टू, पॉली मेनी। अब इनकी खासियत यह है कि इनका एक मॉलिक्यूल कई 100 मॉलिक्यूल अगर इनके मिले, इनके किसी एक के, मतलब मोनोसैकेराइड के 10 से लेकर के 10,000 तक मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है इनका। तो पॉइंट लिखिएगा, ये मोनोसैकेराइड के 10 से कई हजार तक के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स के 10 से लेकर लिखना, 10 से लेकर, ठीक। अब देखो मोनोसैकेराइड भी ऊर्जा देते थे, ये भी ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये ऊर्जा के साथ साथ इनके प्रयोग बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट, ये प्लांट सेल की सेल वॉल का निर्माण करते हैं। और इसी में एग्जाम्पल लिखेंगे आप, उदाहरण। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। हाँ, सेलुलोज, याद रखिएगा। और ये जो पेपर है ये प्योरली सेलुलोज है। प्लांट को ही हम लोग प्रोसेस करते हैं, उससे पेपर बनाते हैं। और देखो ये सेलुलोज प्योरली बना किसका है? ग्लूकोज का। इसका एक अणु कई हजार अणु मिलते ग्लूकोज के तो एक अणु बनता है। और आप सोचिए इनको, पौधों को कौन खाते हैं? पौधों खाते शाकाहारी जानवर।
और आप सोचिए वो अलग अलग प्रकार की डिश नहीं खाते हैं, आज पनीर मिला उनको, मोमोज मिल नहीं, घास ही चना करते हैं, पत्ते खाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या करते हैं, सेलुलोज खाते हैं, और उनके अंदर सेलुलोज को पचाने की पावर है, इसलिए सिर्फ घास खा करके वो इतने शक्तिशाली होते हैं। हाँ, जो वेजिटेरियन है देखिए, वो हरी सब्जियां तो खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं वो, पका के। सेलुलोज की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो इसके बॉन्ड टूट जाते हैं, ये नष्ट हो जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं देता। कौन? हाँ, हाँ, ये अच्छी बात है। अब आपने कहा, मान लिया हरी सब्जियां हम खाते हैं, ठीक, तो हरी सब्जियों में आपने कर दिया इसको गर्म, सेलुलोज तो हो गया नष्ट, लेकिन ये सोर्सेस हैं आपके किसके, ये सोर्स होते हैं आपके विटामिन के, ये सोर्स होते हैं किसके, खनिज लवणों के, ये किसके होते हैं, ये सोर्स किसके, जैसे आलू खाएंगे आप तो वो तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, वसा तो मिलेगा ही, आप कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सेलुलोज नहीं मिलेगा। सेलुलोज ऊर्जा का है, तो उसके लिए तो आप आटा खाते ही हो, चावल खा ही लेते हो, वो तो मिल जाता है आपको। हरी मटर से तो वो तो विटामिन का स्रोत हो गया आपका। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो मेनली आप यूज करते हो, जैसे साग भाजी जितनी खाते हो आप, ये सब, ये मिनरल्स के सोर्सेस हैं, मिनरल्स के बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अब वो, अब उनको तो एक ही घास चल रही, घास से सिर्फ उनको सेलुलोज नहीं मिला, घास में तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मिनरल्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट जड़ से जुड़ी हुई चीज है, वो मिट्टी से पोषित होकर के बढ़ रही है, तो उसमें तो सारे मिनरल्स हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है उससे। बनाने वाले ने सारी सुविधा दे रखी, इंसान को तो आग का आविष्कार हो गया, जानकारी हो गई, कुक करने से क्या हुआ, चीज स्वादिष्ट हो गई, लेकिन कुछ चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है। अब जानवर जाकर के जल्दी से गेहूं नहीं खाने लगेगा, उसको मिलेगा तो मिलेगा, खा पाएगा ना, कहाँ उसको डेली मिलेगा, उसको तो आसपास जमीन और पेड़ लगे हुए ये भी तो मिलते हैं, तो वो इनको ले लेता है, तो उसके अंदर ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का सिस्टम है। हमारे पास पहले था, जब हमको आविष्कार ज्ञान नहीं था आग का, तब हम कच्चा खाते थे, आग का ज्ञान हुआ तो पका खाने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सीकम पार्ट जो था, जहां पर डाइजेशन होता था सेलुलोज का, वो फिर क्या हुआ, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, वही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बनी जा करके, उसी में होता था सेलुलोज का पाचन, इसीलिए वो वेस्टिजियल हो गया, क्योंकि उसका फंक्शन खत्म हो गया। तो हमारे पास बहुत, अरे और कोई दिक्कत नहीं, घरों में लोग देखिए ना, डब्बा रखा रहता है ग्लूकोज का, बहुत ज्यादा हुआ तो घोल लिया, दुनिया भर के ड्रिंक्स है, दुनिया भर के फ्रूट्स है, अब इनको बेचारों कहाँ फ्रूट्स मिलेंगे, आपको तो बढ़िया कश्मीरी सेब ले आते हो, काटा छीला खाया, पूरे दिन यही चलता है, उनको तो सिर्फ एक्सेस कहाँ तक है, जमीन पर, पेड़ पौधों पे, तो उनके लिए सुविधा दी है परमात्मा ने, चाहे जितना खाओ कमजोरी नहीं लगेगी तुमको। और सुनिए, इनका यूज क्या है, पॉलीसेकेराइड का, हाँ, क्लास पढ़ी थी तो वो स्लिपिड मतलब वो उसमें सर्जन मुझे नहीं पता, तो वो उस दिन हम लोग को बोल रहे थे, मतलब ऐसे वो एग्जाम्पल दे रहे थे, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, मतलब नॉनवेज इंसान जैसे हम लोग नहीं खाते, लेडीज नहीं खाती है कुछ, तो बात तो वही है ना कि हम ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं और नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। अच्छा, आप ये करो कि जो ग्रीन, जैसे कि अगर अगर हम प्लांट खाते हैं, पादप खाते हैं, और आप अगर जो है एनिमल खाते हैं, है ना, मैं समझ गया आपकी बात, ये तो बहुत बढ़िया डिस्कशन है, दोनों में लाइफ है, दोनों में जीवन है, इनको खाने वाले मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन, इनको खाने वाले वेजिटेरियन, ये तो ठीक है ना, जीव दोनों ही खाते हैं, दोनों ही जीव को खाते हैं। फिर आती बात, जहां तक वो ये कह रहे होंगे क्रिटिसिज्म की, जैसे, हाँ,
हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोर्स जो है वो नॉन खाने से ही मिलता है, बॉडी को जो भी डाइट है वो नॉनवेज खाने से ही मिलती है। तो रीजन, जो मांस को आप ले लें थोड़ी देर के लिए, किसका सोर्स है वो? दूसरी चीज मैं कहता हूं, मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ले लो, मांस का आप और सोर्स बता दीजिए, वो किस चीज का सोर्स है प्रोटीन के अलावा? फैट। और बताता हूं, विटामिन का भी स्रोत है। हाँ, विटामिन का भी स्रोत है, बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो उसका भी स्रोत है। ठीक, यही सेम चीज आप सिर्फ सोयाबीन से ले लीजिए, यही चीज सारी जितनी दालें आप खा लीजिए, यही चीज सारे जितने दूध है उसमें भी ले लीजिए, प्रोटीन मिल जाएगी आपको और विटामिन भी मिल जाएंगे सारे आपको। सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं। वैसे तो लोग डेली में खाते हैं। आप सोचो ना, आप डेली में सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते ही कौन है, पूछ लो, मैं बता रहा हूं आपको। एग्जैक्टली, अब आप समझ रहे कि नहीं? रीजन आप देखो ना, जो जब कोई ले खाएगा तो कहां से परमात्मा अपने हवा में दे देगा? आप 2 टाइम दाल का पानी पीजिए, आप दूध पीजिए, है ना? आप जितने सोर्स ऑफ प्रोटीन है दालों के लिए, सोयाबीन तो, सोयाबीन की तो अब तो इतनी वैरायटीज आती है सोयाबीन की, उसको ले लीजिए। और जो लोग खाना चाहते हैं वो फ्लैश वगैरह ये मीट भी खाते हैं, वो भी ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मेन चीज है वो आप उसको किस रिस्पेक्ट में लेते हो। भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत सिंपल समझिए, जिसमें भी एनिमल सेल है, जिसमें भी एनिमल सेल है, वो वेज कैसे हो गया? वेज तो वो होगा जिसमें वेज की सेल हो, प्लांट की सेल हो। एग में तो प्योरली वो तो एनिमल सेल है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं। कंट्राडिक्शन ये होता, क्वेश्चन ये होगा सर जी मिल्क को क्या माने, वेज माने कि नॉन वेज माने? सुनिए, जो मिल्क है वो ना वेज है ना नॉन वेज है, वो केमिकल है। उस भाई, उसमें कोई प्लांट सेल है क्या? उसमें क्या एनिमल सेल है क्या? उसमें तो सिंपल लैक्टोज है, बी कॉम्प्लेक्स के हैं, वो तो एक केमिकल है जैसे पानी। अब वो स्रोत उसका क्या है? पानी के स्रोत, कई बार आप देखोगे पानी के स्रोत पौधे भी हैं। ऐसे कितने प्लांट्स में बताऊं जिनको कट करिए और नंबर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी पानी की मिल जाएगी। तरबूज में 99% वाटर होता है बाई वेट। ठीक, पानी है कि नहीं है? अब रही बात मिल्क की, तो मिल्क ऑब्टेन करने के, मिल्क का जो स्रोत है वो एनिमल्स है, वो स्रोत है, ऑब्टेन होता। जंतु से कोई चीज प्राप्त हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन वेज हो गया, वो केमिकल हो गया। पहले समझिए, 3 चीजें हैं, एक वेज है, एक नॉन वेज है, एक केमिकल है, पदार्थ है। वो पदार्थ में आप नॉन वेज और वेज को तभी कैटेगराइज करिएगा जब उसमें वो सेल मौजूद हो, इसकी या उसकी। दूध में कहीं से कोई सिंपल रासायनिक पदार्थ, जैसे शहद, जैसे घरों में तुम्हारी, लेकिन आटा ले लोगे तो आटा में वो सेल है, आटे में सेल है, गेहूं की, गेहूं पौधा है। तो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ अलग है और प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग है। अब ये बात आती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं, प्रोटीन्स की असल में कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी प्रोटीन होती है, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन होती है। तो क्या होता है, जो प्रोसेस जो होती जाती है प्रोटीन्स जितनी, उनमें ऐसा माना जाता है कि ये अच्छी वाली प्रोटीन है। तो ये है कि जो जैसे मांस है, उसमें वो चूंकि बनता है कैसे है, वो, भाई मांस कैसे बनता है? मांस बनता है, जानवर जो पहले घास खाता है थोड़ी देर के लिए, उसके शरीर में बनी, तो इसकी हो गई सेकेंडरी प्रोटीन। या इसको किसी ने खाया, उससे बनी जाकर टर्शरी प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बाद वाली होती है वो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है वैज्ञानिक दृष्टि से। तो अगर कोई, आप ये फर्क कर सकते हो कि बस
गुणवत्ता पे कि बहुत अच्छी प्रोटीन कौन सी है, तो मांस वाली प्रोटीन प्रेफर की जाती है। रासायनिक दृष्टि से बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल, ये अभी तक नहीं डिस्कस हुआ है। अच्छी प्रोटीन मतलब एक लेवल है, प्रोटीन को कैटेगराइज किया गया केमिकली, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे बस, और कुछ नहीं है। बाकी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। इसमें एक और लिखना, काइटिन नामक जो प्रोटीन होती है, काइटिन ये प्रोटीन है, ये जो कीट पतंगे होते हैं ना, इनका बाहरी खोल, कीट पतंगों कीड़ों को देखेंगे तो ये चमकीले से दिखते हैं, तो इनके अंदर हड्डियां तो होती नहीं, लेकिन इनका जो बाह्य खोल है ये भी क्या है, ये इनका कंकाल है, बाह्य कंकाल, ये एक पॉलीसेकेराइड काइटिन का बना होता है। तो लिखिएगा कीट पतंगों के बाह्य खोल, कीट पतंगों के बाह्य खोल काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और याद रखिएगा, जंतुओं के यकृत में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन नामक पॉलीसैकेराइड के रूप में जमा होता है। तो यहां पर मैंने 3 नाम बताए, काइटिन, ग्लाइकोजन, ठीक है, और सेलुलोज, और तीनों के अलग अलग रोल हैं। बॉडी के अंदर याद रखिएगा, लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, कीट पतंगों के खोल काइटिन के और सेलुलोज के। बात क्लियर? ये आपका कार्बोहाइड्रेट डन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे।